आज हम चैप्टर 2 पर आ गए हैं, अपनी बुक सिल्वा माइंड कंट्रोल के। मैं आपने सिल्वा माइंड कंट्रोल मतलब माइंड कंट्रोल के बारे में सीखा कि कैसे हम अपने दिमाग को चेंज करके, अपने दिमाग को कंट्रोल करके ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और हमने ये भी सीखा कि अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा लेवल क्या होते हैं। जिन लोगों को ये समझना है तो वो मेरा लास्ट वाला जो वीडियो है वो देख सकता है। और जिसको नहीं समझना है तो वो आज से ही जॉइन करें। आज का जो चैप्टर है एक स्टोरी की तरह से है कि जिसमें हम जो जो सिल्वा है उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि वो कौन थे, उन्होंने कैसे इस मिशन को शुरू किया, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में ये चेंज लेकर आए, कैसे उन्होंने लोगों की हेल्प करी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम होज़े सिल्वा से मुलाकात करते हैं। तो अध्याय 2, जिसमें हम होज़े सिल्वा के बारे में जानेंगे कि वो कौन हैं, कैसे उन्होंने इस मिशन की शुरुआत की, इस कोर्स की शुरुआत की। तो जो होज़े सिल्वा हैं, जिनको इसमें हिंदी रूपांतर में जोस सिल्वा बोला है, लेकिन मैं होज़े सिल्वा ही बोलूँगी। तो इनका जन्म 11 अगस्त 1914 को हुआ था, टेक्सास में, लोरेडो, टेक्सास में। और जब ये 4 वर्ष की आयु में थे, तभी इनकी फादर की डेथ हो गई थी, तो इनकी मदर ने सेकंड मैरिज कर ली। और जब इनकी सेकंड मैरिज हो गई, तो ये अपनी बड़ी बहन और भाई के साथ अपनी दादी के पास आ गए। लेकिन इनकी दादी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो अच्छी नहीं थी, तो इन्हें काम करना पड़ा। और जब इन्होंने काम शुरुआत से ही 2 साल में ही जब ये काम पर लग गए, तो इन्होंने पढ़ाई नहीं की। और जब भी ये काम करके आते थे। इन्होंने बहुत छोटे-मोटे काम किए, अखबार बेचे, जूते चमकाए और भी तरह-तरह के काम किए। और ये घर पर आते थे तो अपने भाई-बहन से ही पढ़ना सीखते थे। मतलब आप कमाल की बात देखिए कि ये इन्होंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी इन्होंने लोगों को पढ़ाया, है ना? खुद स्कूल नहीं गए, लेकिन स्कूल के बच्चों को पढ़ाया, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया। इनकी लाइफ में चेंज जब आया, जब एक बार ये अपने बाल कटवाने नाई की दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ पर एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखते हैं कि एक रेडियो ठीक करने का कोई कोर्स होता है। तो वो नाई से कहते हैं कि ये कोर्स मैं करना चाहता हूँ। तो नाई कहता है कि मेरे पास ये कोर्स है, मैं तुम्हें दूँगा कुछ पैसों में, लेकिन कुछ डॉलर्स में, लेकिन तुम्हें ये कोर्स मेरे लिए पास करना होगा, मतलब तुम एग्ज़ाम मेरे नाम से देना। तो वो तैयार हो जाते हैं और वो कोर्स उस नाई के द्वारा करते हैं और नाई के लिए वो एग्ज़ाम भी देते हैं और उनको सर्टिफ़िकेट दिला देते हैं। तो नाई वो सर्टिफ़िकेट अपनी दुकान पे टाँग देता है, लेकिन नाई उसका इतना यूज़ नहीं करता जितना रोज़ होज़े सिल्वा करते हैं। और वो अपनी मरम्मत की मतलब रेडियो की मरम्मत की शॉप खोल लेते हैं और धीरे-धीरे इतना आगे चले जाते हैं कि 15 साल की आयु में ही वो काफ़ी कमाई कर लेते हैं और अपनी बहन-भाई को भी पढ़ाई का पूरा साथ दे देते हैं और खुद की भी मैरिज हो जाती है और काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। जब वो पैसा कमा लेते हैं तो उनके पास करीब मतलब 500 कितना किया था उन्होंने? आधा मिलियन डॉलर, मतलब आधे मिलियन डॉलर वो कमाई करके रख लेते हैं, जिससे क्योंकि 20 साल का जो उन्होंने शोध किया, जो भी उन्होंने इतने टाइम रिसर्च की, तो वो उसमें काम आता है उनके। तो वो इतना पैसा कमा के अपने लिए रख लेते हैं, वो काफ़ी अच्छा करने लगते हैं और तभी उनको ना एक जब सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, तो एक उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट मिलता है, एक मनोचिकित्सक मिलता है, जो कि उनका इंटरव्यू लेता है और उनसे फालतू के क्वेश्चन पूछता है कि क्योंकि वो सबसे पूछ रहा था, तो इनसे भी पूछता है। तो वो पूछता है, "क्या आप अपना बेड वेटिंग करते हैं? मतलब क्या आप अपना बिस्तर गीला करते हैं? क्या आपको लेडीज़ पसंद है?" तो वो हँसता है, कहता है कि मेरे तो अभी मैं तो मैरिड हूँ, उनको पता भी है और मेरे 3 बच्चे हैं और आगे मेरे और 10 बच्चे होने वाले हैं, मेरे तो पूरे। तो ये पता नहीं क्या क्यों ये क्वेश्चन करता है। तो फिर जब वो लौट के आते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये जो साइकोलॉजिस्ट है, इसने ऐसे मुझे फालतू के क्वेश्चन क्यों। तो वो सोचते हैं कि ज़रूर इसमें कोई राज है, मतलब कि ऐसे फालतू के क्वेश्चन करने से कुछ वो पता लगाना चाहते थे हमारी साइकोलॉजी के बारे में। तो और उन्हें कुछ रेडियो के बारे में पता ही होता है, रेडियो का जो पूरा सर्किट वगैरह कैसे डिज़ाइन करना है, तो वो उनको पता है। तो वो बोलते हैं कि ये बेवकूफ़ी के सवाल नहीं थे, इनका भी कोई मतलब था। तो वो खुद ही बेवकूफ़ी के सवाल करने में लग जाते हैं और अपने दिमाग को खुद चलाने लगते हैं। और उन्होंने ये बिना जो कोर्स निकाला, इन्होंने कोई डिप्लोमा नहीं लिया, कोई प्रमाण पत्र नहीं था इनके पास और फिर भी ये इतना बड़े सबसे रचनात्मक विद्वानों में से एक बने। और इन्होंने जो
और जो लोग थे जैसे फ्राइड, जंग, एडलर, ये भी काफी बड़े इनकी बुक्स थी, इनको ये पढ़ते रहे। और इन्होंने क्या किया कि ये जानना चाहा, इनका दिमाग ये जानना चाहता चाहता था कि क्या हम हिप्नोटाइज करते हैं ना, जैसे लोगों को सम्मोहन करके क्या हम अपने माइंड को सुधार सकते हैं। तो अपने मन से बार बार ये प्रश्न करते थे कि क्या उसे सम्मोहन करके हम अपना आईक्यू भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता था कि आईक्यू हम लेकर पैदा होते हैं, ना तो उसे बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, पहले ऐसे बोला जाता था। तो वो इस प्रश्न को बार बार अपने दिमाग में लाते हैं, जैसे कि सारे जब कहते हैं ना कि जो भी साइंस की उत्पत्ति हुई, जैसे बल्ब आया या टीवी आविष्कार हुआ, तो वो पहले था नहीं, हमने कहीं से एक आइडिया आया था, तो इनको भी एक आइडिया आया, क्या हम सम्मोहन से आईक्यू को बढ़ा सकते हैं। तो ये इस दिमाग में लगे रहते थे, अपना दिमाग लगा चलाते रहते थे, अपने जो उनके पास जो रेडियो ठीक करने की टेक्नोलॉजी थी उसको भी उससे मिक्स करते थे, दोनों को एकदम दिमाग में लगा लगा के करते रहते थे और शोध करते रहे। उसके बाद उन्होंने इतना नॉलेज गेन कर ली, तो वो एक कॉलेज में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब एक कॉलेज था सिग्नल कोर करके, उसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने लगे। और फिर धीरे धीरे इनकी जो बचत थी, जो आधे मिलियन की थी, 500 मिलियन, मतलब जो $500 की थी, वो $200 रह गई। और उसके बाद तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, मुझे अब कुछ और भी करना चाहिए, क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ेगी, मेरे पास इतना आय तो है नहीं कि मैं आगे ये शोध कर सकूं, और मेरे पास कोई मिलने की भी उम्मीद नहीं है। तो वो उसको बंद कर देते हैं अभी अपने शोध को, और फिर वो दोबारा से एक स्कूल होता है लोरेडो जूनियर कॉलेज, उसको एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को तो छोड़ देते हैं और उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और हाँ, और अपना जो व्यवसाय है, जो उनका रेडियो का, जो उन्होंने पहले जॉब ज्वाइन कर ली थी वो छोड़ दिया था, तो वो व्यवसाय दोबारा से खड़ा करते हैं। और जो लोरेडो जूनियर स्कूल में जाते थे, वहां पे 3 शिक्षक भी थे, जिनके ऊपर वो देखते थे, और वहां का जो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट था, प्रयोगशाला था, वो भी बनाते थे। फिर उसके बाद 5 साल के बाद टेलीविजन आया, तो टेलीविजन का भी उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखकर उसको भी रिपेयर करना सीख लिया, तो उनका व्यवसाय इतना बड़ा फैल गया कि उस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय बन गए। और फिर धीरे धीरे तब भी उनका दिमाग यही लगा रहता था कि उनको ये पता करना था कि कैसे मैं माइंड को कंट्रोल कर सकूं। फिर उनके बाद जब वो घर पे सारा काम करके 9 बजे आते थे, तो अपने बच्चों को सुलाते थे, उनके साथ खेलते थे, और अपना 9 बजे के बाद जब सब सो जाते थे, तो 3 घंटे अपना अध्ययन करते थे इन्हीं इसी चीज के बारे में कि सम्मोहन से क्या हम कुछ कर सकते हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके जो बच्चे हैं, उनका जो डेली उनका जो रिपोर्ट कार्ड है उसपे एफ बहुत आ रहे थे, मतलब उनके बच्चे फेल बहुत हो रहे थे, उनका काफी कुछ सेटबैक था कि उनके बच्चे अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे स्कूल में, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। तो उनको लग रहा था कि मेरे बच्चों का भी क्या आईक्यू आईक्यू मैं ठीक कर सकता हूँ, क्या ये सीखने से मेरे बच्चों का आईक्यू ठीक हो जाएगा। तो और कैसे मैं उसको सुधार कर सकता हूँ, है ना। उनको ये पता था कि दिमाग जो होता है ना, जितने भी हमारे जो विचार आते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो एनर्जी है, ये उन्होंने कहीं पढ़ा था, है ना। और ये एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, ये एनर्जी भी और एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। अब उन्होंने ये जोड़ा अपने, जो कि उनका जो रेडियो रिपेयरिंग का काम था, जो शुरू से वो करते आए थे, उससे उन्होंने देखा कि जो आदर्श सर्किट होता है, मतलब जो रेडियो में, वो कब बहुत बड़ा विद्युत उसमें ऊर्जा जब जाती है सबसे तेज, जब उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। जैसे आज गुरप्रीत जी ने कहा कि मैं कभी भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना रेजिस्टेंस कम कर दिया, उन्होंने सोचा नहीं। तो हम भी जब हम सोचते नहीं है, लॉजिक नहीं लगाते, तो हमारा रेजिस्टेंस हमारे दिमाग का कम हो जाता है, तब हमारा माइंड ना एकदम सक्षम हो जाता है और चीजें समझने के लिए। जब हम बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली चीजों में होते हैं, तो हमारा माइंड इतनी जल्दी ग्रैस्प नहीं कर पाता है चीजों को। कभी कभी आपने देखा होगा, जब आपकी कोई चीज हो जाती है, तो कई लोग कहते हैं शांत बैठो, सोचो, दिमाग लगाओ। तब आपका देखते हो, जब शांत बैठते हो, दिमाग लगाते हो, तो आपको समझ में आने लगता है कि आपकी चीज कहाँ रखी थी, कैसे रखी थी। ऐसे ही उन्होंने अपना, क्योंकि रेडियो में भी ऐसा होता है कि जब कोई सर्किट हम जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होती है, जो कि जिस सर्किट में सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, तो उन्होंने यही सोचा कि, और वो टाइम होता है अल्फा का टाइम, उन्होंने ये भी पता कर लिया था कहीं से कि अल्फा के टाइम में ऐसा होता है कि उसमें बाधा कम आती है और अधिक प्रभावी ढंग ढंग से वो जो सर्किट है काम करता है। तो उन्होंने इसी का जो एग्जाम्पल लेके अपने दिमाग पे लगाया कि दिमाग भी तभी काम करता है जब उसमें रेजिस्टेंस पावर कम होती है। और रेजिस्टेंस पावर कब कम होती है, जब हम अल्फा लेवल में होते हैं, क्योंकि हमारा जब माइंड सोती हुई अवस्था पे है, तो उसमें मतलब प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है, प्लस उसमें और विचार नहीं है जो कि हमें
जब हम बीटा लेवल पे होते हैं तब आ जाते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को कनेक्ट किया। फिर उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को सम्मोहन किया, हिप्नोटाइज़ किया और उनमें ये चीज़ें डाली कि कैसे उनके मार्क्स अच्छे हुए और उनका मस्तिष्क जो था, उनका ब्रेन है, उस पे उन्होंने काम करना शुरू किया। तो धीरे-धीरे उन्होंने देखा कि उनके बच्चों का जो पढ़ाई का तरीका था, वो बदलने लगा और वो अच्छी तरह से पढ़ने लगे। ना उन्होंने ये देखा कि जो सम्मोहन से जो क्या होता है कि हम किसी को हिप्नोटाइज़ करते हैं, तो वो अपनी सोच नहीं सोच पाता है, वो हम उसकी सोच सोच रहे होते हैं। वो कहता है हाथ उठाओ तो हाथ उठा रहे होते हैं, वो कहते हैं अब रीड करो तो रीड कर रहे हो। जैसे वो करवा रहा है वैसे ही करवा रहे हो। तो वो बोलते हैं और वो सोचते हैं कि ये मेरा लास्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि सम्मोहन से तो मैं किसी को सम्मोहित कर रहा हूँ, वो अपने आप उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। तो मेरी रिसर्च तो ये है कि मैं दूसरे को अपने आप से वो काम कराऊँ, ना कि सम्मोहित करके। वो खुद ही उस लेवल में जाए और खुद ही वो चीज़ें खुद ही सम्मोहित होए और खुद ही अपने आप ये काम करे। मतलब उनका तो ये काम था। वो करते हैं, फिर भी ट्राई कर रहे होते हैं, यही सब चीज़ें देख रहे होते हैं और धीरे-धीरे इस पर काम कर रहे होते हैं। और उस उनको ये लगता है कि जो जो मस्तिष्क का जो लेवल है, उससे कैसे हम आईक्यू ठीक करें, अभ्यास को ठीक करें, अपनी याददाश्त को बढ़ाएँ। तो धीरे-धीरे इस पर ये वर्क करते रहते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक दिन क्या होता है कि उनके बच्चों का जो स्कोर है, वो तो अच्छा होने ही लगता है, लेकिन उनकी जो एक बेटी होती है अ, इज़ाबेल नाम होता है उसका, उसका क्या होता है कि जब उससे क्वेश्चन्स कर रहे होते हैं, तो क्वेश्चन्स करते-करते वो जो बेटी है उनकी, वो रुक जाते हैं कई क्वेश्चन करते-करते, तो उनकी बेटी क्या करती है, आँख बंद करती है और जो वो क्वेश्चन नेक्स्ट पूछने वाले होते हैं, होज़े सिल्वा, वो क्वेश्चन पहले ही बोल देती है और फिर आंसर बोल देती है। फिर क्वेश्चन बोल देती है और फिर आंसर बोल देती है, तो वो एकदम चौकित रह जाते हैं कि ये मेरा दिमाग पढ़ ले रही है मेरी बेटी। तो एकदम उनका जो एकदम उनको एक औ-सा होता है, एकदम एफ़ोरिया होता है, ये क्या हुआ कि मतलब ये तो मेरी कारगर कर गई जो भी मैं चाहता था कि कोई मेरा दिमाग भी पढ़ ले रहा है और मेरी आंसर भी कर दे रहा है। तो जब वो बार-बार अपने बच्चे को इस तरह से प्रयोग करते हैं, तो उनको पता चलता है कि मेरे बच्चे के पास तो एक्स्ट्रा सेंसरी पावर है मतलब ईएसपी। तो वो इस बात को वहाँ के जो एक प्रोफ़ेसर हैं राइन करके जो अपने एक शोध कर रहे थे, जो कि ईएसपी पे ही शोध करते थे, उनको वो लेटर लिखते हैं। उनको लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि आप मेरी बेटी पास मेरी जो जेबी राइन है, ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर थे, उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी के पास ये एक्स्ट्रा सेंसरी पावर है, ईएसपी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने ऐसे पैदा की है। लेकिन डॉक्टर राइन कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी बेटी के पास ये पावर थी? क्या आपने उससे पहले का टेस्ट है आपके पास? हो सकता है वो पैदा ही हो लेकर, क्योंकि ये तो पैदा होते हैं अब इसको लेकर, ये किसी की बनाई नहीं जा सकती। वो ऐसा करके टाल देते हैं, लेकिन फिर जो होज़े सिल्वा हैं वो हिम्मत नहीं हारते हैं और फिर वो जिस स्कूल में पढ़ाते थे लॉरेडो में, वहाँ के बच्चों पर ये टेक्नीक अपनाते हैं जो उन्होंने अपने बच्चों पर अपनाई थी। पहले एक ही बच्चे पर 1-2 बच्चों पर अपनाई थी, फिर अपने सारे बच्चों पर अपनाते हैं, उनके बच्चों के ग्रेड सुधरने लगते हैं। फिर वो वहाँ के 30 जो स्कूल के 39 बच्चों पर ये टेक्नीक अपनाते हैं और उन 39 बच्चों के ग्रेड बढ़ने लगते हैं। और अड़ोसी-पड़ोसी भी उनके घर के देखते हैं कि उनके बच्चों के ग्रेड जो पहले इतने डल थे बच्चे, वो इतने अच्छे कैसे हो गए। उनके पड़ोसियों को पता था लेकिन जो और लोग थे वो नहीं उसको उनके एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो करते जाते हैं, उन 39 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन बच्चों को अच्छा करते हैं। फिर उनके पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो आगे शोध कर सकें, तो वो अपने आप ही अपनी फंडिंग करते हैं, अपने बिज़नेस से फंडिंग करते हैं और इस तरह से वो अपना ये कोर्स को अपने आप चलाते रहते हैं और एक्स्ट्रा सेंसरी पावर मतलब कि हमारे पास जो साइकिक मतलब कि अलग तरह से सोचने की कि हम किसी और का दिमाग भी पढ़ सकें, पहले से पहले हमें याद हो जाए। ये सब वो टेक्नीक को धीरे-धीरे और भी मतलब मजबूत करते हैं और अपने आप उसका डिज़ाइनिंग करते रहते हैं। फिर उसके बाद 3 साल के अंदर ही वो एक कोर्स को डिज़ाइन करते हैं जो कि 40 टू 48 आवर्स का होता है और ये बच्चों पर ही नहीं, बड़े लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है और ये 5 लाख लोगों पर प्रयोग करते हैं और धीरे-धीरे ये अपना कोर्स निकाल देते हैं। लेकिन अब इनके कोर्स से उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा होता है, बस वो चल रहा होता है उनका कोर्स और फिर क्योंकि इसलिए चल रहा होता है क्योंकि उनका जो व्यवसाय है, वहाँ से पैसा वो उसमें डाल रहे होते हैं। अब वो क्या होता है कि एक दिन अपना जो ये कोर्स है, उसके बारे में एक एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है, जिसमें कोर्स के बारे में किसी ने ये डाला होता है कि मुझे मेरे हस्बैंड का अपना माइग्रेन ठीक करना है।
तो कोई किसी के पास कोई तरीका है जो कि वो माइग्रेन ठीक हो सकता है। तो वहाँ पर किसी और का भी ऐसा ही पत्र में आता है, समाचार पत्र में, कि उनको भी अपना सिर दर्द ठीक करना है, तो फिर कोई आंसर देता है कि मैंने अपना माइग्रेन जो ठीक किया, वो सिल्वा माइंड मेडिटेशन जो कोर्स है सिल्वा माइंड कंट्रोल का, उसके द्वारा ठीक किया। तो फिर लोग बाग सोचते हैं अच्छा ये कोई ज़रूरी है, और मेरा बहुत सालों से 20 साल का जब से मैं पैदा हुआ था वो सिर दर्द था, वो वहाँ जाकर ठीक हो गया। तो जैसे होता है ऑर्डिनरी समाचार पत्रों में इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो वो लोग सब जब लोग पढ़ते हैं, और वो काफ़ी मशहूर ये होता है समाचार पत्र, तो जब लोग पढ़ते हैं, तो जब क्लासेस होती हैं, तो उनके जो सेंटर पे जहाँ पे क्लासेस होती थी, वहाँ पे फिर भीड़ लग जाती है। फिर लोग आने लगते हैं, अब उनको पता लगने लगता है कि ये कोर्स बहुत अच्छा है, और फिर वहाँ के एक मनोचिकित्सक थे, वो अपने सारे जो स्टूडेंट्स थे, जो उनके सॉरी कह रही हूँ, जो उनके जितने भी पेशेंट्स थे, उनको सलाह देते हैं कि आप भी ये कोर्स करो, पूरा कोर्स करो, और इससे बहुत अच्छा आपका दिमाग चलेगा। फिर उसके बाद और भी कंपनी के जो और कंपनियों के जो मालिक थे, वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं ना प्लानिंग बहुत 2-3 साल में कर पाते थे, इस कोर्स करने के बाद हम बहुत जल्दी प्लानिंग कर लेते हैं। और भी बहुत लोग इसको सपोर्ट करते हैं, इसको जो खिलाड़ी थे वो सपोर्ट करते हैं। एक महिला होती है, वो कहती है, उसका हस्बैंड कहता है कि तुम ये जॉइन कर लो, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है, तो वो अपनी हस्बैंड से कहती है कि आप भी जॉइन करिए, तो दोनों का वेट भी कम होता है इस कोर्स करने के बाद, और उसके हस्बैंड की स्मोकिंग की हैबिट भी छूटती है। ऐसे एक फार्मेसी के कॉलेज के प्रोफेसर माइंड कंट्रोल की टेक्निक करते हैं और अपनाते हैं, और अपने बच्चों को, जो भी उनके छात्र होते हैं, उनको ये पढ़ाई की टेक्निक बताते हैं, और पढ़ाई से जैसे जो उनकी मेमोरी पावर है उन बच्चों की, वो बढ़ जाती है, और वो जो भी चीज़ याद करते हैं, विजुअलाइज़ करते हैं, उनको उनकी जो मेमोरी पावर विजुअलाइज़ेशन से बढ़ जाती है। तो इतना सारा ये कोर्स फ़ायदा करता है, और कई लोग जब जोश से ये कहते थे कि तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी, तो वो ये कहते थे कि नहीं, ये मैंने नहीं बदली है, ये आपके अपने मन ने बदली है। और बहुत ही सिंपल पर्सन थे होज़े सिल्वा, और वो कभी भी बहुत हाई-फाई तरीके से नहीं रहे, बहुत ही सिंपल तरीके से रहे। उन्होंने अपनी लाइफ़ को बहुत ही डाउन टू अर्थ रखा अपने आप को। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बहुत कोई बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, या उन्होंने कभी सेलिब्रिटी की तरह से एक्ट नहीं किया। बहुत ही सिंपल तरह से उन्होंने इतने सारे लोगों की लाइफ को बदला। ये कोर्स उस समय जब ये बुक लिखी गई है, 50 कंट्रीज़ में फेमस हो चुका था, लेकिन अब ये इस समय 100 कंट्रीज़ में ये कोर्स करवाया जाता है, और डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में ये कोर्स कराया जाता है। अब जैसे हमारे इंडिया में भी इंग्लिश में, हिंदी में ये कोर्स चल रहा है। तो इस तरह से ये कोर्स किस तरह से चला, किस तरह से उन्होंने किया, और कैसे होज़े सिल्वा, जो कि पढ़ना-लिखना भी नहीं जानते थे, कैसे उन्होंने मेहनत के द्वारा इस कोर्स को बनाया, और कैसे उन्होंने ये जाना। सबसे मेन इसका जो पॉइंट है कि जब हमारे अंदर रेज़िस्टेंस कम हो जाता है, तो हमारे अंदर से फ्लो विचारों का होने लगता है। उन्होंने ये ही जानना चाहा कि अल्फ़ा लेवल पर ऐसा क्या होता है कि हम जो भी चाहें वो बदल सकते हैं। क्योंकि अल्फ़ा लेवल पर हमारा जो माइंड है, वो बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल विचारों रहित है। तो वो ये चाहते थे कि अल्फ़ा लेवल हम सुबह ही क्यों ऑब्टेन करें? हम किसी भी टाइम हमारे को अल्फ़ा लेवल में जाने का मौका मिले। तो अल्फ़ा लेवल हम किसी भी समय कैसे जाएँगे? हो जाएँगे। ये जो मेडिटेशन की ये टेक्निक्स बता रहे हैं, जो 40 डेज़ हमारी चलेंगी, उससे हम अल्फ़ा लेवल किसी भी समय बैठ के जा सकते हैं, किसी भी टाइम जा सकते हैं। अभी तो हमें 100 टू जो 1 करनी है, फिर जो 50 टू 1 जब जैसे-जैसे नीचे आ जाएँगे, फिर हम जब इस टेक्निक को सीख जाएँगे, तो हम तुरंत विदिन काउंट ऑफ 1 2 3 भी हम 3 टू 1 में भी हम अल्फ़ा लेवल में चले जाएँगे। एंड जब ऐसा होगा कि हम विदिन सेकंड्स में अल्फ़ा लेवल के टेक्नीक आ जाएगी, तो हम विदिन सेकंड्स हम अल्फ़ा लेवल चले जाएँगे, और जो हम अपनी लाइफ़ में चाहते हैं, जैसा विजुअलाइज़ करना चाहते हैं, वो भी आगे टेक्निक्स में सीखेंगे। हम अपनी लाइफ़ को चेंज करते हैं। तो ये है होज़े सिल्वा की स्टोरी, जो कि आज हमने चैप्टर 2 में जानी। अब थोड़ा-सा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। ये हाँ, ये आपको शायद सबको दिख रहा होगा। हाँ, ये हमारा ये 3 लेवल। हाँ,
ये स्केल ऑफ ब्रेन एवोल्यूशन है, मतलब ये हमारा फिजिकल वर्ड है जो हम इस समय बीटा लेवल पर हैं, क्योंकि अभी हम कैसे हमें समझ में आ रहा है, कुछ चीजें हमें साइड से समझ देखकर समझ में आ रही हैं, कुछ स्मेल करके आ रही हैं, कुछ मतलब हमारी जो 5 सेंसेस है जो काम कर रही हैं, सुनना, देखना, समझना, ये सब, साउंड, स्लीप, ये टेस्ट, टच, ये सब जो साइट्स हैं, इससे हमें समझ में आ रहा है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा बीटा लेवल है। हम इस समय कॉन्शियस हैं, इस समय हम एक्शन कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, पैर कर चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, डांस कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, हम एक्शन मोड में हैं बीटा लेवल पर। अब हमारा ये जो अल्फा लेवल, जब हम उनीदी वाली स्टेट पर होते हैं, और फिर जब ये हम बिल्कुल थीटा, मतलब जब हम सपने देखते हैं, और ये डेल्टा जब बिल्कुल ही डीप स्लीप में होते हैं, तो इसका उन्होंने डिफ्रेंसिएशन किया है कि इसमें कहाँ होते हैं हम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, जहाँ जहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अपना, कोई इस समय हमारी एक्स्ट्रा सेंसरी पावर है वो बढ़ जाती है, मतलब जो भी चीज हम कहते हैं ना, इंट्यूटिव पावर, हर चीज हमारी इस समय बढ़ रही है, जब हम अपने आप ही ये सपने देख रहे हैं, अपने आप ही इंट्यूशंस हो रहे हैं हमें, ये सब हमारी इस वाली स्टेज पर होता है। और डेल्टा होती है जब बहुत ही हायर कॉन्शियसनेस, ये बहुत ही कम लोग टैप कर पाते हैं, ये कनेक्शन विद हायर इंटेलिजेंस हो जाता है हमारा डेल्टा लेवल पर। इधर हमारी इनर कॉन्शियस है, और यहाँ पर अनकॉन्शियस, ये सब कॉन्शियस लेवल है, और ये हमारा अनकॉन्शियस लेवल है। तो ये है हमारा, ये बीटा है, ये अल्फा है स्टेज, और ये बीटा है, और ये डेल्टा है। तो हमें अल्फा स्टेज से बीटा लेवल पर पहुंचना है कि हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकें, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकें, जो भी चीजें हैं, जैसे उनके बच्चे के पास ईएसपी पार आ गई थी कि कैसे वो क्वेश्चन को भी पढ़ ले रहा था अपने फादर के बिना बोले हुए। तो वो ही पावर इन्होंने इस आगे चलकर हमें कोर्स में बताई है कि कैसे हम दूसरे के मन में घुस सकते हैं, दूसरे की परेशानियां समझ सकते हैं। लेकिन इस बुक में ये जरूर कहा है कि ये जब हम इस्तेमाल करें, जब भी हम इस पावर का इस्तेमाल करें, तो फॉर गुड करें, कभी भी किसी के बैड के लिए नहीं करें। अगर आप किसी के बैड के लिए करेंगे, अगर आप कोई कहते हैं ना किसी से जेलसी है, तो आप चाह रहे हैं कि उसका खराब हो जाए, या किसी से आप बदला लेना चाह रहे हैं, तो ये पावर आपके काम ही नहीं करेगी, बल्कि आपको ये पावर, जब भी आप अल्फा लेवल में जाएंगे और आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तो ये खत्म हो जाएगी, ये पावर ही नहीं आपको जाने देगी। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये किसी के बेनिफिट के लिए ही हो, ये जब भी आप यूज करें, क्योंकि जब भी आप ये, आपके पास जब ये शक्ति आ जाएगी, तो आप इसके कल्याण के लिए ही करें, किसी का ऐसा ना करें कि ये परेशानी का कोई कारण बने, क्योंकि ये फिर आपसे ले ली जाएगी। ये आगे के चैप्टर्स में हमें पता चलेगा कि हम इस पावर का यूज हमेशा अच्छे के लिए करें। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।